सबसे पहले हम आपको खबर दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर हैं। पीएम मोदी केदारनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। पीएम की आमद पर केदारनाथ में खुसूसी तैयारियां की गई हैं। ये हम आपको बराह रास्त तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे से जुड़ी हुई काफ़ी अहम और मसरूफियत भरा उनका ये दौरा है और सुबह ही वो पहुंच गए थे देहरादून एयरपोर्ट से। जब वो वहाँ के लिए रवाना हुए उसके बाद से लगातार वहाँ पर किस तरह से आज वो पूरी अकीदत के साथ, श्रद्धा के साथ एक बार फिर से आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा है केदारनाथ का। हम आपको बताएं उनका ये अब तक 5वां दौरा है। यहाँ पर वो हमेशा से ही एक ख़ास उनका लगाव रहा है, श्रद्धा रही है यहाँ पर और ये जो दौरा है ये भी काफ़ी अहमियत का हामिल माना जा रहा है। कई अहम कामों का वो सगे बुनियाद यहाँ पर रखने वाले हैं, तरक्याती कामों का वो जायज़ा लेंगे, साथ ही साथ पूजा अर्चना भी वो कर रहे हैं। तमाम तर जो तस्वीरें हैं वो बराह रास्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो केदारनाथ से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जो अकीदत है, श्रद्धा है, वो शुरू से ही लगातार हम देख रहे हैं और किस तरह से वो खुद यहाँ पर हाजिर होते हैं, तमाम तर चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। खुसूसी पूजा अर्चना में भी वो हिस्सा लेते हैं। बराह रास्त तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। पूजा अर्चना करते हुए तो इस अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। एक और अहम खबर आंध्र प्रदेश से आई। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में हुए सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं, कई जख्मी बताए जा रहे हैं। इन्हें करीबी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। यह हादसा सुबह अनंतपुर के पामेड़ी गांव में नेशनल हाईवे 44 पर तेज रफ्तार लारी की वजह से हुआ। एक तेज रफ्तार लारी ने मजदूरों से भरे ऑटो में टक्कर मार दी, जिसके बाद ये दर्दनाक हादसा पेश आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। दिल्ली एनसीआर का दम घुट रहा है। जी हां, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब है। फिजाई आलूदगी कम करने के सभी तदबीरें धरी की धरी रह गई। दिवाली के मौके पर हुई जबरदस्त आतिशबाजी की वजह से दिल्ली एनसीआर में हवा का मेयार बेहद खराब हो गया है। पटाखों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी के बावजूद लोग पटाखे जलाते खूब देखे गए। जनपद में PM 2.5 655 दर्ज किया गया। SAFAR महकमे के मुताबिक दिल्ली की हवा का मेयार इतवार तक बेहतर नहीं होगा। अनलिमिटेड है सर। आज मैं अभी गाजियाबाद से यहाँ नोएडा तक के लिए ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मुझे रास्ते में दिखा कि बाइक चलाने में इतनी मुश्किल हो रही है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये तक कि दूसरी गाड़ियों के सहारा ले लेके हमें आगे बढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो परसों तक तो पॉल्यूशन था ही नहीं। हमने परसों भी जॉब करी है, लेकिन परसों ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल स्पीड से आए हैं आज। बट इतना है कि अब देख ही सकते हो कि किसी से भी मतलब ये नहीं कह सकता कि कोई आज पॉल्यूशन नहीं है। प्रदूषण है, कल भी आ सकता था कोहरा, परसों भी आ सकता था और आज ही है वो थोड़ा है, प्रदूषण है। ये दमसी जैसे लग रही है, जैसे दमसी घुट रही है, आँखों में वैसे आ रही है धुआं जैसी।
और चलिए सीधे रुक करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी। राजीव, उम्मीद यही की जा रही थी कि दिवाली के बाद ऐसा ही कुछ हवा में पोल्यूशन देखने को मिलेगा। ये कोहरा तो हरगिज नहीं है, बल्कि ये उन तमाम हवा की आलूदगी है, हवा का पोल्यूशन है जो कि दिवाली के बाद दिखाई दे रहा है, दम घुट रहा है, ये भी खबरें आ रही हैं। बिल्कुल, देखा जाए तो जिस तरह से रात में आतिशबाजी हुई है, उसके बाद प्रदूषण लेवल खतरनाक स्तर को पार कर गया है। पूरे ओवरऑल दिल्ली की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 446 मापा गया है सुबह 7:05 पर, और यही स्थिति दिल्ली के कई इलाकों में बनी हुई है। रात जो है जम करके लोगों ने आतिशबाजी की है, जिसका दुष्परिणाम कह सकते हैं इस समय देखने को मिल रहा है। सड़कों पे धुंध है और हवा में प्रदूषण है, और सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई होगा तो जिनको सांस की बीमारी है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे इस प्रदूषण के बढ़ने से। साथ ही जो बच्चे हैं वो भी प्रभावित होंगे, क्योंकि प्रदूषण बढ़ने के बाद आंखों में जलन होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टरों ने पहले ही गाइडलाइन जारी किया था, और दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो यहाँ पर पहले से ही रोक लगाया गया था कि ना तो पटाखा बिक्री होगा और ना ही पटाखे छोड़े जाएंगे। उसके बावजूद देखा जाए तो जिस तरह से आतिशबाजी हुई है उसका परिणाम इस समय देखने को मिल रहा है। जम करके जो है धुंध चारों तरफ देखने को मिल रहा है, और आने जाने में लोगों को काफी दिक्कत भी हो रही है। जी, कब तक ये हाल रहने वाला है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन, इत्तला? देखिए, हर साल की अगर बात की जाए तो हर साल एक गाइडलाइन जारी की जाती है। दीपावली पे लोगों को अवेयर किया जाता है कि आप लोग पटाखे न छोड़ें, क्योंकि पहले से ही इतनी गाड़ियां दिल्ली एनसीआर में रन करती हैं, जिसके वजह से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर दिखाई देता है। तो ऐसे में अगर आप लोग पटाखे छोड़ेंगे, आतिशबाजी करेंगे, तो इसका दुष्परिणाम जो है आम पब्लिक को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से रात में लोगों ने जम करके आतिशबाजी की है, उससे जो है पूरी तरह से कहा जा सकता है कि वायु प्रदूषण यहाँ का बिगड़ गया है, और यह कंट्रोल होने में कितना समय लगेगा इस पर अभी किसी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। इतना जरूर है कि इतना अधिक वायु प्रदूषण हो गया है कि अभी भी धुंध बना हुआ है। जी, और राजीव, इस बीच आपसे मौसम का भी थोड़ा सा हाल जानना चाहेंगे। क्या वहां पर थोड़ी सी गर्मी जो है या घुटन बढ़ गई है, या फिर मौसम थोड़ा सा बेहतर है अभी का हाल? देखिए, अगर मौसम की बात की जाए तो जब मानसून यहाँ पे खत्म हुआ उसके बाद हल्की ठंड बढ़ गई थी, और आज सुबह से ठंड बढ़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से ठंड बढ़ने के साथ ही यहाँ पे प्रदूषण का लेवल बढ़ गया है, यह चिंताजनक है। मौसम में परिवर्तन हुआ है, ठंड ने दस्तक दे दिया है, और लोगों को सुबह शाम की ठंड लग रही है, लेकिन प्रदूषण जिस तरह से बढ़ा है यह चिंताजनक है। जी राजीव, हमने इसीलिए पूछा क्योंकि पोल्यूशन बेइंतहा बढ़ा हुआ है, और जाहिर सी बात है कि दिल्ली और एनसीआर वालों को इसका अब खमियाजा आने वाले कई दिनों तक भुगतना पड़ेगा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम तफसीलात के लिए। कानपुर में भी फिजाई आलूदगी में इजाफा दर्ज किया गया है। AQI लेवल में हुए इजाफे की वजह से शहर को रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। आपको बताएं कि शहर में देर रात तक आतिशबाजी जमकर हुई है। इंतजामिया के उसूल और ज़वाबित की खूब खिलाफवर्जी यहां की गई। खबर बेंगलुरु से है, जहां जबरदस्त बारिश से आवाम को काफी दिक्कतों का सामना रहा। बीती शब यहां लगातार 3 घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई है। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कई मुकामात पर घरों में पानी दाखिल हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 103 मिलीमीटर से 137 मिलीमीटर तक मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। ब्रेक के बाद आज की ताज़ा खबर में एक और अहम खबर। मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने आज महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख के बेटे हर्षिकेश देशमुख को सम्मन जारी किया है। एजेंसी हर्षिकेश से पूछताछ करेगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों एजेंसी ने अनिल देशमुख को वसूली मामले में गिरफ्तार किया था।
कानपुर से एक और अहम खबर, जहां जीका वायरस के नए मामलों में हालिया दिनों में इजाफा देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटों की अगर हम बात करें तो जीका के 30 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इस तरह अजला में जीका मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 66 तक जा पहुंची है। चकेरी थाने की अगर बात करें तो यहाँ के 3 इलाकों से जीका के नए मामले सामने आ रहे हैं। मुतासरा इलाकों में मच्छर मारने के लिए बाकायदा छिड़काव किया जा रहा है। 40 से ज्यादा खुसूसी सेहत की टीमें तश्कील दी गई हैं, जो कि घर घर जाकर लोगों की जांच भी कर रही हैं। सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे संदीप सविता का। संदीप, जीका वायरस के बाद से लगातार कानपुर जो है वो सुर्खियों में है, क्या कुछ वहां पर अभी एहतियाती तदाबीर? देखिए ना, जिस तरह से जीका वायरस बढ़ा है, 23 अक्टूबर को पहला केस आया था जीका वायरस का। उसके बाद से लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। अगर पिछले 2 दिनों की बात की जाए तो जिस तरह से परसों 25 केस एक साथ आए और कल यानी कि पिछले 24 घंटे में 30 केस आने के बाद से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। टीमें लगातार काम कर रही हैं। दिल्ली से और लखनऊ से विशेषज्ञों की टीम आई है, काम कर रही है। सरकारी अस्पताल जितने भी कानपुर में हैं सभी में जीका वार्ड बना दिया गया है। इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। जो भी अस्पतालों में बुखार के रोगी भर्ती किए जा रहे हैं उनके लिए मच्छरदानी की व्यवस्था की जा रही है। बावजूद इसके जीका वायरस के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जीका वायरस बढ़ा है तो कहीं ना ये चिंता का विषय है। और मच्छरों की जांच के लिए उनको भेजा गया था, पहले 40 मच्छरों को और कल फिर 40 मच्छरों को पकड़कर उन्हें दिल्ली के लिए भेजा गया है उनकी जांच के लिए। तो जिस तरह से ये जीका वायरस मच्छरों द्वारा फैल रहा है, एक दूसरे के काटने यानी कि जो इंसानी शरीर को काटने के बाद वो दूसरे इंसान को काटते हैं, तो उससे ये जीका वायरस फैल रहा है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये जानलेवा नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियातन इससे बचाव की जरूरत है, साफ सफाई की जरूरत है। जी हिना। संदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो सैंपल्स हैं वो भी लिए गए हैं, साथ ही साथ जो हेल्थ टीमें हैं वो भी अपने तौर पर काम कर रही हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब चंद ही केस सामने आए थे उसके फौरी बाद क्यों नहीं अलर्ट किया गया? मामला अब 66 मरीजों तक जा पहुंचा है। जी बिल्कुल जी हिना, बिल्कुल ये बात ठीक है, क्योंकि जिस तरह से 23 अक्टूबर से अब तक का यानी कि 5 नवंबर तक काफी समय हो गया है, लेकिन उस तरह का इंतजाम अभी नहीं हुआ। अभी तक कानपुर में ये व्यवस्था नहीं की गई है कि जीका वायरस की जांच हो सके। अभी भी जो सैंपल लिए जा रहे हैं, सैंपल की तादाद कम इसलिए ली जा रही है क्योंकि जांच के लिए उन्हें या तो लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है या पुणे लैब भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जांच के लिए जो व्यवस्था जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि अगर जांच जल्द होगी तो इलाज भी बेहतर होगा। लेकिन जांच की व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है, तो ये कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा करता है स्वास्थ्य विभाग कर। तो जिस तरह से इंतजाम शुरुआत में होने चाहिए थे, शायद अभी तक नहीं हुए। इसी वजह से ये तादाद अब जब जो जितनी भी सैंपलिंग हो रही है तादाद तेजी से बढ़ रही है। जी हिना। संदीप, आपसे ये भी जानना चाहेंगे जीका वायरस को पहचानने के लिए कि ये आम बुखार से अलग है, क्या कुछ वहां पर अभी अवेयरनेस प्रोग्राम देखे जा रहे हैं? पहचानेगा कैसे एक आम आदमी? देखिए, जिला प्रशासन ने जो एक पहल शुरू की है लोगों को जागरूक करने के लिए कि जीका वायरस के जो लक्षण हैं वो सरदर्द से शुरू होकर बुखार, हल्का बुखार और तेज बुखार तक जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसके लक्षण दिखाई भी नहीं देते हैं। तो बुखार आने पर इसकी जांच जरूरी है। बताया जा रहा है कि 5 दिनों से ज्यादा बुखार आने पर इसकी जांच जरूरी है। और जिस तरह से जिन क्षेत्रों में ये फैला हुआ है, यानी कि थाना चकेरी के अंतर्गत 3 इलाकों में यानी कि लाल बंगला, पोखरपुर और श्यामनगर में ये फैला हुआ है, जहाँ 66 मरीज जहाँ तीनों जगह से पाए गए हैं, वहाँ पर अवेयरनेस के लिए पोस्टर चस्पा करवाए गए हैं कि लोग जागरूक हो सकें। और ये बताया जा रहा है कि साफ सफाई रखें, पानी को भरने न दें, और खासकर जिन इलाकों में डेंगू है, क्योंकि जिस तरह से विशेषज्ञों का कहना था कि ये डेंगू और मलेरिया के मच्छरों के बाद पनपा है, यानी कि उन्हीं से पनपा है, तो इसके बचाव के लिए एहतियाती कदम भी बताए जा रहे हैं। जी हिना। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए, और आप खुद भी अपना वहाँ पर बहुत ख्याल रखिए। तो नाज़रीन, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हाल है। एक तरफ जहाँ डेंगू बुखार अपने पैर तेजी से पसार रहा है, वहीं अब कानपुर से जीका वायरस की खबरें आने के बाद कहीं ना कहीं इंतजामिया जो है वो अलर्ट पर है। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। एक और अहम खबर मगरबी बंगाल से आई। मगरबी बंगाल के रियासती वजीर सुब्रतो मुखर्जी का गुज़िश्ता शाम दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। ममता बनर्जी की काबीना के सीनियर वजीर रहे सुब्रतो मुखर्जी गुज़िश्ता 2 हफ्तों से SSKM अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सुब्रतो मुखर्जी कलकत्ता के बालीगंज असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करते थे। मई में मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में नताए जाने के बाद CBI ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन में रियासती वजीर फरहाद
फिरहाद हकीम और सुब्रतो मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। उस वक्त भी उनकी तबीयत नासाज थी। उन्हें SSKM अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। इस वक्त की बेहद अहम खबर, दर्दनाक खबर मथुरा से। जमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। कार और बस के बीच में टक्कर हुई है। 5 अफराद की मौके पर मौत की खबर आ रही है। आपको बताएं कि एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस कार से जा टकराई। कार में सवार 4 लोग और बस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई है। आगरा से नोएडा जा रही थी ये प्राइवेट बस। नाज़रीन, आपको बताएं कि मथुरा का जो जमुना एक्सप्रेस वे है वो लगातार हादसों की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है और अक्सर हादसे यहाँ पर जो ओवर स्पीडिंग है उसकी वजह से पेश आ रहे हैं। और आज सुबह भी ये दर्दनाक खबर कि कार और बस के बीच टक्कर हुई है। अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक 5 अफराद की मौके पर मौत हुई है। जो प्राइवेट बस है वो बहुत स्पीड से आ रही थी। वो एक कार से जा टकराई और इससे कार में सवार 4 लोगों की और खुद बस ड्राइवर की भी मौके पर मौत हो गई। आगरा से नोएडा जा रही थी ये प्राइवेट बस। खेलों की दुनिया से भी कुछ खबरें। दिफाई चैंपियन वेस्ट इंडीज T20 वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो गई है। ग्रुप मुकाबले में श्रीलंका ने वेस्ट इंडीज को 20 रनों से शिकस्त दी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने वेस्टइंडीज को 189 रनों का निशाना दिया। श्रीलंका की जानिब से निशंका ने 51 जबकि असलांका ने तेज रफ्तार 78 रन बनाए। हदफ का ताक़ुब करते हुए दिफाई चैंपियन 169 रन ही बना सकी। हेडमायर ने 54 गेंदों में 81 रन बनाए। उधर वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर डोविन ब्रावो ने आलमी कप के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से ही रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। और वहीं T20 क्रिकेट आलमी कप में टीम इंडिया का आज मुकाबला स्कॉटलैंड से होने वाला है। टीम इंडिया के सामने सूरत हाल वही है, यानी उसके लिए हर हाल में जीत जरूरी है और वो भी बड़े निशाने के साथ। अफगानिस्तान के खिलाफ जीत से मोमेंटम टीम इंडिया के हक में है, ये एक अच्छी अलामत भी है। स्कॉटलैंड को 3 मैचों में हार का ही सामना रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ स्कॉटलैंड ने अच्छा मुजाहरा किया है। स्कॉटलैंड की टीम उलट फेर करने की भी सलाहियत रखती है, यह भी हमें नहीं भूलना है। यानी टीम इंडिया को अपने हरीफ को हल्के में लेने की गलती हरगिज नहीं करना है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।